प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं तरुण, आपका जीव विज्ञान का टीचर। बच्चों, आज हम जैव प्रक्रम में श्वसन के अंदर समझेंगे कि श्वसन होता क्या है और काम करता कैसे है। हमें तो सिर्फ इतना ही पता होता है कि हमने सांस ली है और हमने सांस छोड़ दी, हमने सांस ली है, हमने सांस छोड़ दी। लेकिन उसके बाद हमारा शरीर कर क्या रहा है, हमें यह समझना है। हम लगभग 1 मिनट में अगर हम 1 मिनट में लगभग देखें तो हम 20 बार, 12 से 20 बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। इसका मतलब सांसें लगातार चलती रहनी चाहिए। खाना टाइम टू टाइम खा सकते हैं, लेकिन सांसें क्या है, लगातार चलनी ही चलनी चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, बातें करेंगे कि ये जो सांसों का सिस्टम है, ये जो सांसों की डोरी है, इसमें हमारा शरीर किस तरीके से काम करता है और वो शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। बच्चों, वो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि हमें ऊर्जा जो मिलती है, जो हमें ऊर्जा मिलती है वह मिलती है सांसों से। तो सांसों से ऊर्जा कैसे मिल रही है बच्चे, हम बात करेंगे आज टॉपिक श्वसन की, और श्वसन के अंदर हमारा श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र के अंदर बच्चों अगर हम देखें तो ग्लूकोज, क्या जी, ग्लूकोज। बच्चों, ग्लूकोज ही है जिससे ऊर्जा निर्मित हो रही है। ग्लूकोज है। ऑक्सीजन हमने सांसों से ली, ग्लूकोज हमने खाने से ली। ऑक्सीजन कहां से ली हमने, सांसों से ली। ऑक्सीजन ली हमने सांसों से, ग्लूकोज ली हमने खाने से, और दोनों ने मिलकर क्या बना दिया फिर, ऊर्जा। ऊर्जा, और ऊर्जा किस रूप में बन गई बच्चों, ऊर्जा भी बन गई किस में, एटीपी के रूप में। किस रूप में बनती है, एटीपी। ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो एटीपी के रूप में होता है। बच्चों, जैसे इस दुनिया में पैसा चाहिए कुछ खरीदने के लिए या कुछ करने के लिए, ऐसे ही हमारे शरीर में एटीपी चाहिए कुछ भी चीज तोड़ने या किसी भी अणु को जोड़ने के लिए। कोशिका के अंदर अगर कोई कार्य करना है, कुछ तोड़ना है या कुछ जोड़ना है, तो एटीपी चाहिए ही चाहिए। तो बच्चों हम कह सकते हैं एटीपी उपापचय जगत का सिक्का है। एटीपी क्या है, एटीपी उपापचय जगत का सिक्का है। उपापचय जगत का सिक्का कौन, एटीपी। उपापचय जगत का सिक्का है एटीपी। हमारे शरीर में अगर कुछ भी टूटना है या कुछ भी जुड़ना है तो क्या, एटीपी चाहिए ही चाहिए। तो प्यारे बच्चों, एटीपी किस प्रकार निर्मित होता है, अगर हम बात करें एटीपी वास्तव में है क्या, तो एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर हम एटीपी की फुल फॉर्म की बात करें, इसका पूरा नाम क्या है, तो एटीपी ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका जो पूरा नाम है वह है एडिनोसिन या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है जिसका निर्माण होता है ग्लूकोज के द्वारा। अगर हम और जीवों की बात करें या सूक्ष्म जीवों की बात करें, जैसे हम बात करें अमीबा की, पैरामीशियम की, जिनको हम नहीं देख सकते हैं, ऐसे ही जिनको हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखते हैं, तो बच्चों उन जीवों के अंदर जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वह होती है विसरण की क्रिया के फलस्वरूप। किसके द्वारा, विसरण की क्रिया। ठीक है, तो विसरण एक नया शब्द है। विसरण है अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, सपोज ये अमीबा है, ये अमीबा है ये, ओके। अब जो अमीबा है पानी के अंदर है, जलीय है, जीव है, जल में है, एक कोशिकीय है, तो इस कोशिका के अंदर बाहर से ऑक्सीजन अंदर जाएगी, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन क्या है बच्चों, कम है, ज्यादा है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन कितनी है, कम है, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगी, और अंदर से बाहर कौन निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा है। तो जो चीज जिधर ज्यादा है वो उधर से कम की ओर भागती है।
यही क्या है? विसरण की क्रिया। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? विसरण। यही विसरण है। अच्छा, अगर हम मछली की बात करें, अगर हम बात करें किसकी? मछली। भाई मछली जल की रानी है, सुना है सभी ने? भाई मछली जल की रानी है, क्यों? क्योंकि उसका जीवन पानी है, क्योंकि उसके अंदर वो लगातार पानी को अपने अंदर लेती रहती है। आपने देखा होगा मछली को, एक्वेरियम में भी देखा होगा, घर पर रहता है ना, तो उसमें देखा होगा मछली लगातार मुंह खोलती रहती है। हर मिनट में, 1 मिनट में जो मछली है वो क्या है? 15 से 30 बार, 15 से 30 बार अपना मुंह खोलती है। हम 12 से 20 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, लेकिन मछली 15 से 30 बार अपना मुंह खोलती है, ताकि पानी अंदर आए, वो प्रेशर से उस पानी को क्या है? अपने क्लोम तक, गिल्स कहते हैं इंग्लिश में, गिल्स तक या क्लोम तक पहुंचा दे। और वहां पर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है और जीवन चलता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। कुछ जीव, एक और बात आपको बता दें इंपॉर्टेंट, कुछ जीव जिनके अंदर श्वसन तंत्र ही नहीं होता है, जैसे केंचुए की हम बात करें, तो केंचुआ क्या है? वो तो रेंग कर चल रहा है ना? अब उस केंचुए के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे हो? केंचुए के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसकी त्वचा से। जो त्वचा है वह लगातार क्या है? बाहर से ऑक्सीजन को अवशोषित करती रहती है, तो उसके अंदर त्वचा से ही कार्य चलता रहता है। और अगर हमारी स्किन के द्वारा या हमारी त्वचा के द्वारा अगर श्वसन क्रिया की जाए, तो हमारे फेफड़ों से और हमारे पैरों तक की कोशिकाएं ही इतनी ज्यादा हैं कि वहां तक ऑक्सीजन धीरे धीरे पहुंचते में कई वर्षों का टाइम लग जाए, 3 साल का टाइम लग जाएगा, 3 वर्ष चाहिए अगर ऊपर से नीचे क्या है? ऑक्सीजन को सप्लाई होना है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊं कि हम श्वसन तंत्र में किस तरीके से ऊर्जा का निर्माण करेंगे। यहां पर इस वीडियो के अंदर हम बताने जा रहे हैं। देखिए, ग्लूकोज है, विघटन किसका होना है बच्चों? ग्लूकोज का। ध्यान देंगे बिल्कुल। भाई विघटन है किसका? ग्लूकोज। ग्लूकोज है जिसको क्या होना है? विघटित होना है। सबसे पहले सर्वप्रथम ग्लूकोज कन्वर्टेड हो जाता है किसमें? पायरुविक में। ठीक है, ग्लूकोज किसमें परिवर्तित हो जाएगा बच्चों? पायरुविक। ठीक है, पायरुविक में या पायरुवेट। ठीक है, पायरुविक या पायरुवेट भी इसको बोल देते हैं, है ना? पायरुवेट। पायरुवेट में क्या हो जाता है? ये परिवर्तित हो जाता है पायरुवेट में। ग्लूकोज में 3 कार्बन है। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। लेकिन पायरुवेट के अंदर कितने कार्बन हो जाएंगे? 3 कार्बन। ठीक है, 2 अणु बन जाएंगे टूटकर 3 3 कार्बन वाले, 2 × 3 लिख देते हैं। मतलब ग्लूकोज से, बच्चों ग्लूकोज टूट किस जगह पर रहा, हमें यह भी समझना है अभी, कि जो ग्लूकोज है, हमने ग्लूकोज तो भोजन में ले लिया, अब यह ग्लूकोज पहुंच गया हमारे रुधिर के द्वारा, हमारे खून के द्वारा, कहां पर? कोशिका के अंदर। सांस हमने ले ली, सांस पहुंच गई हमारे खून के द्वारा, यह भी कोशिका। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी कोशिका में और ग्लूकोज दोनों ही कोशिका में पहुंच गए। तो कोशिका के अंदर क्या है? कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर कौन है? कोशिका द्रव्य। अब बच्चों जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका में है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका द्रव्य में, इस कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुवेट के अणु में टूट जाता है। अब अगर यह पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है, किसमें प्रवेश करता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा तो क्या बनाएगा? ऊर्जा। क्या बनाएगा? ऊर्जा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करता है तो यह ऊर्जा बनाएगा और ऑक्सीजन की क्या होगी? उपस्थिति, है ना? ऑक्सीजन यहां पर क्या है? प्रेजेंट है। O2 यहां पर प्रेजेंट है, O2 है। और क्या बनेगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड व जल, और साथ में बनेगी ऊर्जा अधिक मात्रा में। ऑक्सीजन है जहां, ऊर्जा है अधिक वहां। सिंपल सी बात है।
दूसरा अगर, अगर ऑक्सीजन क्या हो जाए थोड़ा कम, अगर ऑक्सीजन क्या हो जाए कम, जैसा कि हमारी मसल्स में होता है, जैसा किसमें होता है, हमारी मसल्स में होता है कि बेटा ऑक्सीजन हो गई कम, हो गई भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हुई है। और यह कमी कब होती है, जब हम कोई ऐसा शारीरिक कार्य कर रहे होते हैं कि जिसमें बहुत अधिक मेहनत है और हमारी कोशिकाओं तक या हमारी जो ये पेशियां हैं यहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है पूरी पूरी, तो कमी हो जाती है। जब कमी हो जाएगी तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या बनता है बच्चों, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और साथ में ऊर्जा, साथ में ऊर्जा पर कम, ऊर्जा बनती है कितनी, कम बनती है ऊर्जा, कम, ज्यादा ऊर्जा नहीं बनती है। और बच्चों कभी कभी कुछ जीव ऐसे भी हैं कि जो उसकी कोशिका में पायरुवेट की प्रवेश के पश्चात, प्रवेश के पश्चात बिना बिना ऑक्सीजन के ही क्या बनाते हैं, ऊर्जा। हाँ जी, ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन के भी क्या है वो जिंदा रहते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक कवक है जिसका नाम है यीस्ट, जिसका नाम है क्या बच्चों, यीस्ट। तो यीस्ट नाम की जो कवक है, यीस्ट फफूंद है, ये एक फंगस है यीस्ट। तो यीस्ट का कार्य क्या है, यीस्ट का कार्य होता है कि पायरुवेट को किस में कन्वर्ट कर देना, एथेनॉल में, है ना, या एथेनॉल में, किसमें, इथेनॉल में। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या निकलती है साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और साथ में ऊर्जा, साथ में ऊर्जा। पर बच्चों यहां पर भी ऊर्जा कम बनती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां बनती है, जब ऑक्सीजन हो और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा ग्रह है। भाई ऊर्जा ग्रह क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ऊर्जा ग्रह है। और ऊर्जा किस रूप में बन रही है, एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में निर्मित होती है ऊर्जा। तो बच्चों यीस्ट है, यहां पर ऑक्सीजन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, इस जगह पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं, यहां पर ऑक्सीजन नहीं, क्रॉस। तो बेटा ये है किस प्रकार से अलग अलग तरीके से ग्लूकोज को अलग अलग जीव यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन की जब कमी हो तो यहां पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन का अभाव, अगर ऑक्सीजन का अभाव हो तो इस प्रकार से क्रिया होगी, ऑक्सीजन भरपूर हो तो इस प्रकार से क्रिया होगी, और ऑक्सीजन ना हो तो ये क्रिया होगी। जितने भी एल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं, है ना, शराब वगैरह है ना, बियर, वाइन, विस्की, ब्रांडी, रम, सब इस क्रिया के फलस्वरूप ही निर्मित होती। और इस क्रिया को किण्वीकरण या फर्मेंटेशन भी कहते हैं, अनाक्सी श्वसन है ये। यहां पर बच्चों एक और हम इंपॉर्टेंट आपको बात बता दें, ये 1 या 2 नंबर का कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर, अगर यहां पर ऑक्सीजन प्रयोग हो रही है तो यह कौन सा श्वसन हो गया, ऑक्सी श्वसन। यह कौन सा है बच्चों, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन है, क्योंकि यहां पर क्या है, ऑक्सीजन यूज हो रही है, और यहां पर ऑक्सीजन नहीं यूज हो रही है, नहीं प्रयोग हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनाक्सी श्वसन। क्या बोलेंगे, अनाक्सी श्वसन। यह अनाक्सी श्वसन है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन। तो प्रिय विद्यार्थियों आपको यह समझ में आ गया हो। ऑक्सी श्वसन, अब 3 पॉइंट भी बनाने हो तो आराम से बना सकते हैं देखकर। ऑक्सी श्वसन है, यहां पर ऑक्सीजन यूज हो रही है, ऊर्जा अधिक बन रही है, 2 हो गए, ठीक है। यहां पर यह जटिल जीवों में जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं वहां पर होता है, यह सरल जीवों में होता है। तो इस तरीके से आप दोनों में अंतर लिख सकते हैं। बच्चों यदि बात की जाए श्वसन तंत्र की, यदि मानव श्वसन तंत्र की बात की जाए कि मानव का जो श्वसन तंत्र है वह किस प्रकार कार्य करता है, तो बच्चों एक श्वसन तंत्र का हम चित्र बना रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, चित्र बड़ा आसान है, हम बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं।
मानव का श्वसन तंत्र है, नासिका, मुख गुहा महत्वपूर्ण है ही। बच्चों यहां से हम बनाएंगे मुख गुहा। क्या बनाएंगे यहां से? मुख गुहा है। मुख गुहा ग्रसनी कंठ से होता हुआ श्वास नली, और यह श्वास नली आगे क्या है, फिर दो श्वसनियों में क्या हो जाएगी, विभाजित। श्वास नली आगे दो श्वसनियों में विभाजित हो जाएगी, और ये श्वसनियां भी फिर बहुत सारी छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाएंगी। श्वास नली, श्वसनी और फिर श्वसनिकाएं। लेकिन ये छोटी छोटी जो शाखाएं हैं ये होंगी कहाँ पर? ये होंगी बच्चों हमारे फेफड़ों के अंदर। किस जगह पर? फेफड़ों के अंदर। तो बच्चे हम फेफड़े बना दीजिएगा आसानी से। देखिए जो हमारा बायां हिस्सा है ना, जो उल्टा है, यहां पर क्या है, हृदय है। तो हृदय ने कुछ एरिया, कुछ क्षेत्र घेर रखा है। उस जगह पे क्या है, जो फेफड़ा है एक उल्टा जो है वो है कैसा है, थोड़ा सा आकार में छोटा है। और जो सीधा है ना, सीधी तरफ है या दाईं तरफ है, वह फेफड़ा आकार में थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि उधर हृदय नहीं है। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे इस तरीके से फेफड़ों का चित्र हम बना सकते हैं। चलिए बेटा ये फेफड़े हो गए हमारे, है ना। फेफड़े एक इधर हो गया, एक ये इधर हो गया। ये है आकार में थोड़ा सा इससे छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा बस। ठीक। अब यहां पर हम अंदर बात करेंगे थोड़ी सी नामांकन की, कि इस तरीके से आगे शाखाएं बढ़ रही होती हैं, शाखाओं से छोटी छोटी शाखाएं निकल रही होती हैं। और यहां पर बहुत छोटे छोटे, अगर मैं बात करूं सूक्ष्म छिद्रों की, सूक्ष्म छिद्रों की, तो बहुत सारे आगे सूक्ष्म छिद्र हैं। और बेटा ये सूक्ष्म छिद्र बहुत अधिक संख्या में है। ये संख्या में क्या है, बहुत ही अधिक हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों की लगभग संख्या बैठती है, अगर एक फेफड़े की मानी जाए तो 30 करोड़। कितना बच्चों? 30 करोड़। हाँ जी, 300 मिलियन, 30 करोड़। और अगर मैं बात करूं, बेटा, अगर इन सारे के सारे सूक्ष्म छिद्रों को या इन गुब्बारे जैसी छोटी छोटी संरचनाओं को, जिनको हम कूपिकाएं कहते हैं, फैलाकर देखा जाए, क्या करा जाए, फैला दिया जाए, तो ये कितना क्षेत्र कवर करती हैं, कितना क्षेत्र जो है घेरती हैं? 80 वर्ग मीटर। तो बेटा एक प्लॉट के जितना, 80 वर्ग मीटर के एक प्लॉट के जितना तो क्या है, हमारे फेफड़ों का क्षेत्र है, अगर हम उसको फैलाएं तो बेटा इतना जटिल संरचना है शरीर के अंदर, इतनी स्पेशल चीजें हैं शरीर के अंदर, तो एक बहुत ही जीती जागती स्पेशल मशीनरी है, जिसका मुकाबला कोई मशीनरी नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे कोशिका वाले चैप्टर में दोबारा से। तो बेटा अब अगर हम देखें फेफड़ों के नीचे क्या है, तो फेफड़ों के नीचे है एक आधार। क्या है? आधार। इस आधार को बोल रहे हैं हम क्या? डायाफ्राम। ये आधार है, इस आधार को बोला है क्या हमने? डायाफ्राम। चलिए ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम, डायाफ्राम, ये डायाफ्राम है बच्चों। अच्छा, अगर हम बात करें तो ये आपके फेफड़े हैं, और फेफड़ों के ऊपर आपकी जानकारी के लिए बता दें, वक्ष। ये क्या है? वक्ष है ना, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारी पसलियां हैं, है ना। वक्ष है, वक्ष गुहा है। ठीक है, यहां पर पसलियां हैं, है ना, जो इनको फेफड़ों को क्या है, सुरक्षित रखे हुए हैं। हृदय, फेफड़े, है ना, श्वास नली, ये सभी क्या है, इनके अंदर सुरक्षित रहती हैं, है ना, पसलियां। पसलियां हैं ये हैं पसलियां। अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, फेफड़ा या फुफ्फुस। ये क्या है? फेफड़ा है या फुफ्फुस है हमारा। बेटा अगर हम बात करें इन छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों की,
तो इन छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्रों को बोलते हैं हम क्या, कूपिकाएं। क्या बोलेंगे हम इनको, इनको हम बोलते हैं क्या, कूपिकाएं। ये जो सूक्ष्म छिद्र हैं छोटे छोटे, है ना, एक को कूपिका, कूपिकाएं, ये है क्या हमारी कूपिकाएं। कोरोना जब हुआ था, कोरोना वायरस जब हुआ था, तो इन्हीं कूपिकाओं में, इन्हीं कूपिकाओं के अंदर क्या हो जाता था, इन्फेक्शन हो जाता था, जिसकी वजह से ये स्वेलिंग या सूजन यहां पर आ जाती थी। और जो गैस है, जो गैस अंदर पास होनी है, ऑक्सीजन इन छोटे छोटे छिद्रों से वो पास नहीं हो पाती थी, और डॉक्टर कहते थे जी ऑक्सीजन आपकी घट गई, आपके शरीर की ऑक्सीजन कम हो गई। तो प्यारे बच्चों, ये कूपिकाएं हैं जो शरीर में हमारे एक फेफड़े के अंदर इतनी है, दोनों फेफड़ों के अंदर लगभग 2 गुनी है। बेटा ये अगर हम बात करें मुख गुहा, ये है हमारी मुख गुहा। बेटा मुख गुहा, मुख गुहा के नीचे क्या हो जाएगी, ग्रसनी, ग्रसनी हो गई। ग्रसनी, ग्रसनी के नीचे क्या है हमारा, कंठ है, वॉइस बॉक्स, कंठ, स्वर यंत्र, हाँ जी, कंठ है। फिर श्वास नली स्टार्ट हो जाती है, यहां से क्या शुरू हो जाती है, श्वास नली, श्वास नली। और बच्चों इस श्वास नली के अंदर, इस श्वास नली के अंदर भी क्या है, हमें कुछ स्पेशल तरीके की संरचनाएं दिखाई देती हैं, संरचनाएं होती हैं इस तरीके की, छल्लेदार गोल गोल संरचनाएं हैं, जो क्या है, उपास्थि वलय, जिनको क्या कहते हैं हम, कार्टिलेजिनस रिंग इंग्लिश में, उपास्थि वलय। तो ये है क्या, हमारी उपास्थि वलय है, ताकि ये जो श्वास नली है वो सिकुड़ ना जाए, ताकि श्वास नली सिकुड़ ना जाए। तो बेटा ये है क्या, उपास्थि, ये है उपास्थि वलय, ये उपास्थि वलय है, ताकि हमारी श्वास नली सिकुड़ ना जाए। उसके पश्चात बच्चों जो श्वास नली हो गया, श्वसनी हो गया, ठीक है, श्वसनी हो गया। श्वसनी के बाद जो छोटी छोटी और शाखाएं हैं, ये क्या हो गई हमारी श्वसनिकाएं, ये हो गई श्वसनिकाएं, है ना, ठीक, ये श्वसनिकाएं हो गई हमारी, ठीक है, देख लीजिए, ठीक, श्वसनिकाएं हो गई। तो बेटा अब अगर हम बात करें एक एक कूपिका की, अगर हम बात करें एक छोटे छिद्र की, जहां से क्या हो रही है, गैस एक्सचेंज हो रही हैं, या गैस आपस में बदल रही हैं, या जिनके द्वारा ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, अगर हम उसे बनाएं, अगर हम उसे बनाएं, है ना, अगर हम उसका चित्र बनाएं, चलिए नेक्स्ट पेज करते हैं। अगर हम उसका चित्र बनाएं तो उसका जो चित्र है वह किस प्रकार का दिखता है बच्चों, एक बार देखते हैं, यही देख लेते हैं यहां पर एक बार। अगर एक कूपिका का बेटा चित्र बनाया जाए, एक कूपिका अगर हम देखें तो वो इस प्रकार की है, सपोज ये है संरचना, और यहां से हो रही है क्या, रुधिर की सप्लाई, या फिर खून यहां से जा रहा है फेफड़ों के अंदर, ये हमारी क्या है, खून या हमारे रुधिर की पाइप है। अगर प्यारे बच्चों हम देखें प्रतिशत, अगर हम प्रतिशत की बात करें, तो जिस समय शरीर के अंदर वायु प्रवेश करते, भाई शरीर हवा में क्या है, 78% नाइट्रोजन है हमारा, उसके बाद 20 से 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, बाकी अन्य गैसेस हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो वो कितनी है, 0.03 से 0.04%। वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है, कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब की बार गर्मियां बहुत बढ़ने वाली हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक गैस है जो मुख्य रूप से तापमान के लिए जिम्मेदार है। तो प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जिस समय हमने सांस अंदर ली
उस समय उसका प्रतिशत होता है कितना, 0.03 से 4%, 0.04%। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है जब हम सांस लेते हैं तो वो होती है कितनी, ऑक्सीजन लगभग कितनी परसेंट, 21%, 20 से 21%। और अगर जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है तो निकलते समय इसका क्या होता है, प्रतिशत घट जाता है, क्योंकि फेफड़े क्या कर लेते हैं, उस ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं। भाई यहां पर क्या है, हीमोग्लोबिन है, क्या है यहां पर, हीमोग्लोबिन है, ये है हीमोग्लोबिन। और इस हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन क्या है, लगातार चिपकती रहती है। भाई हीमोग्लोबिन, डॉक्टर कहता है ना हीमोग्लोबिन घट रहा है, वीकनेस महसूस करते, तो हीमोग्लोबिन ही है आरबीसी में मेन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को अवशोषित या ऑक्सीजन को पकड़ के पहुंचाता है सारी कोशिकाओं के पास। कौन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या है, एक मुख्य घटक है जो ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़कर पहुंचा रहा होता है, किसके अंदर, कोशिका। ऑक्सीजन अंदर आएगी, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने के बाद पूरी शरीर में पहुंच जाएगी और यहां से निकल जाएगी कौन, वापस जो सांस छोड़ी जाएगी। तो जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो निकलते टाइम क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगी। निकलते टाइम ऑक्सीजन कितनी होगी, ऑक्सीजन होगी केवल 15 से 16%, 15 से 16%। अच्छा अब हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कार्बन डाइऑक्साइड जब आ रही है तो कितनी और जा रही है तो कितनी। बेटा जब कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, जब CO2 आ रही है तो आते टाइम, CO2 आते टाइम है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आते टाइम होती है 0.04%, और जाते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, पूरी 4%। यहां पर थी 0.04% और जब जाएगी तो पूरी 4%। तो बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि हमारा शरीर लगातार क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है। अभी हमने समझा कि जब ऊर्जा बनती है, अभी हमने यही तो सीखा, अभी हमने यही तो देखा कि जब ऊर्जा बन रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा कौन, हमारे फेफड़े। इस ऑक्सीजन को अंदर लाएगा कौन, हमारे फेफड़े। तो बेटा यह था फेफड़ों का, हमारे श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। तो मैं समझता हूं ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। और बेटा जो भी डाउट है, जो भी टॉपिक कम समझ में आ रहा है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं। पर डायग्राम्स बनाइएगा, सीखेगा, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों बने रहिएगा हमारे साथ। आगे हम शुरू करेंगे रुधिर का परिसंचरण, ठीक है। आगे वाली जो वीडियो है हम उसमें शुरू करने जा रहे हैं रुधिर का परिसंचरण, ठीक है। तो अब तक के लिए धन्यवाद। और आप समझ गए होंगे ऑक्सीजन कैसे